कुछ ऐसे लोग हैं जो असफलताओं को देखकर बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असफलताओं को सीढ़ियां बना लेते हैं और निखर कर बाहर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ देते हैं कि आपको जो फील्ड चुननी है चुनिए, उस फील्ड में जाकर वो असफल हो जाता है। उसके बाद के जो ताने होते हैं उनके लिए आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? कि शांत प्रतिशोध कौटिल्य ने किया, उसने क्रोध को व्यक्त नहीं किया। बच्चे को धीरे धीरे उस दिशा की तरफ जाना है जहां वो अपना निर्माण करेगा और 1 साल तक चुपचाप खामोश हो जाना है। फिर वो जो लौट के आएगा ना, तो जितने तिरस्कार, जितने अपमान, जितने ताने उसको मारेंगे ना, तो वो लोग कहेंगे ये वही लड़का है क्या। हमारे पुराने ग्रंथ ऐसे हैं, अगर उन्हें हम ढंग से पढ़ें तो मनोविज्ञान को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यदि भगवत गीता को हमने पढ़ा दिया ना, इसको धार्मिक ग्रंथ तो हमने मान्यता दी थी, धार्मिक ग्रंथ से बहुत ऊपर है ये मनोविज्ञान है रियल में। यदि भारत में मनोविज्ञान का जनक यदि किसी को कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। अपनी जिंदगी में बार बार असफलताओं के बाद भी अपने हौसलों के दम पर अगर अब्राहम लिंकन अपने देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर एक छोटे से मछुआरे का बेटा अब्दुल कलाम हमारे इस देश का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और अगर एक छोटे से कद के रेसलर गामा पहलवान 50 साल तक अपराजेय योद्धा के रूप में रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ जोश, जुनून और जज्बे की। जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा उन यंग इंडियंस के लिए है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, परंतु कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाने के कारण वो निराश हो जाते हैं। जी हाँ, जीवन में 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो असफलताओं को देखकर बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असफलताओं को सीढ़ियां बना लेते हैं और निखर कर बाहर आते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम अक्सर आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो लोग आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर सकते हैं। परंतु आज के हमारे जो मेहमान हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो मैं उनका परिचय आपको करवाना चाहता हूं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीर सिंह धाबाई। डॉक्टर धीर सिंह धाबाई मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अब तक 27 पुस्तकें मनोविज्ञान पर लिखी है। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो असिस्टेंट प्रोफेसर है और लोगों को मनोविज्ञान जिन सब्जेक्ट्स में आता है वो तो पढ़ाते ही हैं, साथ में उन लोगों को भी बताते हैं कि किस प्रकार इन असफलताओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार से सफलताओं की सीढ़ियों को प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत है धीर सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। सर, सक्सेस मंत्रा जिसमें कि पहले भी आप एक बार इसके अंग बन चुके हैं, और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास में, हमारा यंग इंडिया, वो यंग इंडियंस जो कि हमारे देश के भविष्य बनने जा रहे हैं, उनमें से अक्सर माँ बाप के प्रेशर के कारण वो लोग कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। उनमें जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो टूट जाते हैं, और टूट कर कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो कि जिसकी भरपाई उनके परिवार वाले पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ये बहुत बड़ी समस्या आपने उठाई है, और ये सच में जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे जी, उनके सपने ही नहीं रहेंगे तो फिर इस जीवन का क्या मतलब। हर माता पिता अपने बच्चों के सपने के लिए जीता है, आगे बढ़ता है, उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन अत्यधिक प्रेशर कोई भी चीज़ का हो वो हमेशा नकारात्मक प्रभाव लेके आता है। जी, मैं ऐसे माता पिता के लिए भी कहना चाहूँगा कि बच्चों में यदि आपको उपलब्धि को बढ़ाना है और बच्चे को आप सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के सपनों की आवाज़ सुने। जी, हम क्या है कि बाहरी आवरण में जी रहे हैं, कंपैरिजन में जी रहे हैं कि उसके बच्चे ने ये कर लिया, वो इतना सक्सेसफुल बन गया, वो ये कर रहा है, और ये जो बाहरी दबाव जब हम बच्चे पे डालते हैं जी, तो वो सहन नहीं कर पाता है। होना ही चाहिए, मनोविज्ञान ये कहता है कि आप बाहरी चीज़ों को तभी स्वीकार करो जब आपके अंदर की चीज़ों के अनुकूल हो। यदि वो दोनों एक अनुकूल एक प्रतिकूल है तो वहाँ संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम क्या है? हम बच्चों को लटके हुए देखते हैं। जी, तो सबसे बड़ा इसका समाधान क्या है कि हम कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर की आवाज़ सुने कि वो बनना क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है। जिस कार्य में उसकी रुचि ही नहीं है तो क्या वो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और मान लीजिए रिजल्ट दे भी दिए और वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाया, वो एक सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाया, तो फिर वो मतलब ही नहीं है उस जीवन का। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा, एक एज ए पेरेंट्स भी और एक बच्चे के रूप में भी, कि सच में मैं चाहता क्या हूँ और जो मैं चाहता हूँ उसको मैं किस रूप में आवाज़ दूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। जी हाँ,
जी हाँ, हालाँकि ये कार्यक्रम यंग इंडियंस के लिए है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम की दिशा थोड़ा-सा उन पेरेंट्स की तरफ ले जाएँ, जिनके बच्चे 12th के बाद नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं या 10th के बाद नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, अपनी दिशा को निर्धारित करने जा रहे हैं, क्योंकि वो दिशा ही उनके आगे की दशा पर निर्भर करेगी। तो पेरेंट्स को किस प्रकार से मनोविज्ञान यहाँ काम आना चाह रहा है, पेरेंट्स किस प्रकार से अपने बच्चे को समझें, उसकी रुचि को समझें और किस प्रकार से उन्हें दूसरे सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाएँ, जो उनके मन का सब्जेक्ट है? बहुत अच्छी बात है ये, और ये आज पेरेंट्स को हमें बहुत व्यापक लेवल पे समझाने की ज़रूरत है। मैं कई बार ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए बच्चे को लेकर, कि हम ये चाहते हैं कि ये नीट की प्रिपरेशन करे। जी। मैं उस बच्चे से बात करता हूँ, बच्चा कहता है कि नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट तो कम्युनिकेशन में है, जी। मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिफेंस में जाने को है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जब इसका मन डिफेंस में जाने को है, ये पूरी एकाग्रता के साथ उस चीज़ को करेगा और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी। समझ रहे हैं हम? और यदि मान लीजिए आपने नीट का बच्चे को दिया कि नहीं तुम्हें नीट ही करनी है क्योंकि मेरे दोस्त के बच्चे ने ऐसा किया है, तो वो धीरे धीरे बच्चा उसको प्रेशर में महसूस करने लग जाता है, उसका ध्यान, अटेंशन, उसकी एकाग्रता आएगी नहीं। तो एकाग्रता को हमें बढ़ाना है, सक्सेस रेशियो को हमें बढ़ाना है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं इस मनोविज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, जो हमारा प्राचीन, जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जी। वो सच में इस चीज का समर्थन करती थी। कि हमारे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का हम देखेंगे तो 64 विषय होते थे, और वहाँ बच्चे का एक जो परीक्षा ली जाती जी। थी, उसमें यह कहा जाता था कि तुम्हारा जो मनपसंद विषय उसको चुनिए, उसमें परीक्षा देनी है। जी। हम उसको भूल गए और हम इस भौतिकवाद की लड़ाई में, इस प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में ये समझने लग गए कि वो बच्चा बन गया तो तू भी बन सकता है। जी। ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चा एक अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हर पेरेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, वैसे बच्चा भी बहुत अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे की उस व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना पड़ेगा, उसके उस इंटरेस्ट को पकड़ना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ फिर हमें उसको एक गाइडलाइन देनी है कि तेरे लिए ज़्यादा बेटर है। जिंदगी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जी। कितनी छोटी है, कितनी लंबी है। यदि आज आपकी लाइफ में सुकून नहीं है, आपकी लाइफ में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, यदि वो बच्चा डॉक्टर ही बन गया तो क्या है। मेरे एक दोस्त हैं जी। जो डॉक्टर बने, फिर उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि वो सक्सेस हो गए, लेकिन वो अपनी सक्सेस से खुश नहीं है, तो क्या वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे? जी। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें पेरेंट्स के रूप में ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी उसको जीनी है। बिल्कुल, बिल्कुल और उस सही। प्रोफेशन में यदि वो सुकून ही फील नहीं करेगा तो वो कोई मतलब वाली ज़िंदगी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस जिस फ़ील्ड में वो दिल, दिमाग और पूरे शरीर के साथ काम करना चाहे, उस फ़ील्ड को उसे चुनना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तभी वो अपने काम के साथ न्याय कर पाएगा, तभी वो अपनी मेहनत के साथ न्याय कर पाएगा। सर, हम मुख्य विषय पर आएँ उससे पहले एक और चीज़, हम यहाँ बात कर रहे हैं पेरेंट्स के मनोविज्ञान की। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ देते हैं कि आपको जो फ़ील्ड चुननी है, चुनिए, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, और उस फील्ड में जाकर वो असफल हो जाता है। उसके बाद के जो ताने होते हैं, उसके बाद की जो बातें होती हैं, उनके लिए आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? ये दौर आता है बच्चे के जीवन में भी और पेरेंट्स को भी सामना करना पड़ता है। मैं 2 चीज़ें कहूँगा इसमें। एक तो बच्चे को आप जब भी स्वतंत्र छोड़ें, स्वतंत्र का मतलब उसको कहेंगे तुम्हारा करियर चुनना है, और बच्चे ने कहा कि मैं इस करियर को चुन लेता हूँ, वो उसमें मेहनत करता है और वो इसमें असफल हो जाता है। असफलता कमजोरी माननी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं जी। मानता सर। खामियां और असफलता का मनोविज्ञान ये कहता है कि वो हमेशा आपको सिखाता है। जी। वहां जब उसको ताने मिले, तिरस्कार मिले, अपमान मिले, तो बच्चे की भूमिका तो ये होनी चाहिए कि शांत प्रतिशोध, साइकोलॉजी में एक वर्ड है जी। शांत प्रतिशोध। शांत प्रतिशोध को हम यदि इतिहास में जाके देखेंगे तो कौटिल्य ने किया। बिल्कुल। उसने क्रोध को व्यक्त नहीं किया। क्रोध यदि व्यक्त कर दीजिए, मान लीजिए ताना मारा, तिरस्कार हुआ बच्चे का, या पेरेंट्स ने भी कुछ बोल दिया और बच्चे ने गुस्से में आके कोई कदम उठा लिया, वो कूद गया या उसने कोई चीज़ को तोड़ दी, तो वो बड़ा बन ही नहीं पाएगा। हमें करना क्या है कि अपने निर्माण पे लगाना है उस तिरस्कार को, उस अपमान को। बच्चे को धीरे धीरे उस दिशा की तरफ जाना है जहाँ वो अपना निर्माण करेगा, और 1 साल तक चुपचाप खामोश हो जाना है। फिर वो जो लौट के आएगा ना, तो जितने तिरस्कार, जितने अपमान, जितने ताने उसको मारे गए ना, तो वो लोग कहेंगे ये वही लड़का है क्या। पेरेंट्स को इस दौरान ये पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए। हमारे साथ हो क्या रहा है सर जी। कि हम जब टीवी देखते थे, बच्चे थे, तो बीच में विज्ञापन आता था 10 मिनट का, हम जी। बड़े आराम से इस विज्ञापन को एंजॉय करते। बिल्कुल। अब स्थिति क्या है, मैगी प्रोडक्ट वाली होगी। मैगी प्रोडक्ट समझ रहे हैं जी हाँ, 2 मिनट। कि 2 मिनट में चाहिए हमें हर चीज। Yes. पेरेंट्स भी चाहते हैं कि 2 मिनट में रिजल्ट चाहिए, बच्चे भी चाह रहे हैं कि 2 मिनट में रिजल्ट चाहिए। और आप देखना, कई बार मैं रेस्टोरेंट में बैठता हूँ, जाता हूँ, तो कई जो है वो वेटर पे
चिल्लाते चीख हैं पड़ते कि हैं, क्या यस। क्या हो रहा है, कितना मिनट हो गई, मतलब रेयर। और उसका नुकसान क्या हो रहा है, होटल वाले भी समझ गए कि देश की नई पीढ़ी मैगी प्रोडक्ट बनना चाहती है, तो वो ऑलरेडी पहले से तैयार रखते हैं मसाला, जी, और हमें गंदा खाना खा के आते हैं। यस। रीजन ये है, सक्सेस समय मांगती है, सफलता समय मांगेगी। इसमें पेरेंट्स को भी इंतजार करना पड़ेगा, बच्चे को भी इंतजार करना पड़ेगा, असफलताएं भी मिलेंगी, खामियां भी निकाली जाएंगी, तिरस्कार भी होगा, अपमान भी होगा। लेकिन शांत प्रतिशोध के रूप में उस समय को अपने बदलाव के रूप में चुनना चाहिए, अपने निर्माण के रूप में चुनना चाहिए। तब जाके आप बड़ा करोगे कौटिल्य की तरह। अन्यथा यदि गुस्सा निकाल दिया आपने, कोई छोटा मोटा कदम उठा लिया, तो उसके बाद आप बड़े नहीं बन सकते सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ सर, मैगी प्रोडक्ट्स तो फिर भी 2 मिनट होते हैं। आज की जो जनरेशन है, वो तो रील जनरेशन हो गई, जिन्हें हाँ, सिर्फ़ 30 सेकंड या 45 सेकंड से ज़्यादा का समय ही उनके समय पास ही नहीं नहीं है है। उसके पास। परंतु जी हाँ, बिल्कुल सही बात धीर सिंह जी ने कही कि अपमान को भी आप अपना मोटिवेशन बना लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन अपमान का मोटिवेशन होता है, जिसको सीढ़ी बनाकर आप चाहें तो आप दुनिया में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। धीर सिंह जी, अब आते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे पर। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को हम अलग-अलग तरीके से समझते हैं। मनोविज्ञान, एक मनोचिकित्सक भी होते हैं और एक मनोविज्ञान पढ़ाने वाले होते हैं। दोनों में क्या डिफ़रेंस है? सर, दो डिफरेंस तो मैं वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं मानूंगा, जी, लेकिन दो अपना नज़रिया है देखने का। जी, एक मनोविज्ञान के टीचर के रूप में, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी भर्तियों की कंपटीशन एग्जाम में जितना भी जहाँ साइकोलॉजी आता है, जी, वहाँ मैं तैयारी करवाता हूँ। तो वहाँ मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाएँ, उनको लर्निंग की थ्योरी समझाई जाए, पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जाए, और उसकी उनके जीवन में उपयोगिता क्या है, ये एज ए टीचर काम करता है। जी, और जो मनोचिकित्सक की आपने बात की, जैसे आज सबसे अधिक मेंटल हेल्थ की अपन बात करें, हिंदुस्तान में सबसे अधिक मानसिक बीमारियां हैं। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक महिला ने अपनी 8 साल की ननद को और मार के और सास के पास सुला दिया, और ये बोल के गई कि मुझे इससे डर लग रहा था कि यदि मैं इसे नहीं मारती तो ये मुझे मार देती। ये मानसिक रोगों की स्थिति है, देखिए हर घर में मानसिक रोगी भरा पड़ा है। अब होता क्या है कि ये जो आप चिकित्सक की बात कर रहे हैं, उसकी भूमिका ये है कि वो जो ये मानसिक रोग हैं, जो ये मानसिक रोगों से ग्रसित लोग हैं, इनको अपन सीबीटी के माध्यम से, अपन बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उनके मानसिक रोगों को दूर करें। तो ये दोनों अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टीचर है, ये भूमिका वो भी निभा सकता है। ये भूमिका हमारे पुराने टाइम में अपने पेरेंट्स निभाते थे। जी, हमारा परिवार का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत होता था कि बच्चे के सर पे थोड़ा सा तनाव दिखा चेहरे पे तो हम बात कर लेते थे, उससे उसका तनाव दूर हो जाता था। आज हम एकाकी जीवन जी रहे हैं, जो आपने कहा जी, कि हम खुशियां तलाश रहे हैं रील्स में। जी, 20 सेकंड के रील्स के आधार पे अपन जिंदगी के डिसीजन ले रहे हैं, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर यही है कि वो चिकित्सा निदान करेगा, उपचार करेगा, और एज ए टीचर वो बच्चे को दिशा देगा कि साइकोलॉजी है क्या, जी। और इस साइकोलॉजी को आप जीवन में प्रयोग करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये दोनों की भूमिका है। जी, मनोविज्ञान कौन-कौन से ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, या कौन-कौन से ऐसे जॉब्स हैं, या कौन-कौन सी ऐसी नौकरियाँ हैं, सर्विसेज़ हैं, जिनके लिए आपको मनोविज्ञान की तैयारी करनी चाहिए, और कहाँ-कहाँ काम आता है? देखिए, सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में यदि प्रयोग हो रहा है तो वो टीचर वैकेंसी जितने भी आते हैं, शिक्षक भर्तियाँ आती हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, इनमें सबसे अधिक प्रासंगिक है। इसके अलावा एसएससी की वैकेंसियाँ होती हैं, वहाँ भी साइकोलॉजी आ रहा है। आरएस में भी एक साइकोलॉजी का पार्ट आता है, और यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान का पार्ट आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि मनोविज्ञान को हम केवल वेटेज के अकॉर्डिंग ना देखें। मनोविज्ञान तो ये भी है सर, यहाँ भी काम आता है कि आप क्लास में बैठते कैसे हैं, जी, आप हैबिट का निर्माण कैसे करते हैं, आप दूसरों के व्यवहार को समझते कैसे हैं, और आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। जी, मतलब पूरा माइंड सेट जो आपका बनाता है वो मनोविज्ञान बनाता है। तो एक कंपटीशन से भी अपन ये समझें कि बिना कंपटीशन के भी हर बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए, और ये पुराने टाइम में हमारे पेरेंट्स सिखाते थे। जी। अब हुआ क्या है कि किसी को टाइम नहीं है, हम सब व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, सोशल मीडिया में, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि मनोविज्ञान आज सबसे अधिक प्रासंगिक हो गया है। जी हाँ, इस प्रासंगिकता को देखते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या आपको नहीं लगता कि अब मनोविज्ञान लगभग हर स्टूडेंट के सिलेबस में होना चाहिए, स्कूल लेवल तक होना चाहिए, जिससे कि वो खुद को, अपने आप को सँभाल सके ऐसी परिस्थितियों में, जिस समय कि उसका हौसला जवाब दे रहा हो, उस समय पर वो अपने आप को सँभाल सके, अपने साथी को सँभाल सके, अपने साथियों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्हें समय पर सँभाल सके?
ये ज़रूरी भी है और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है सर। जी। महाराणा प्रताप हमारे सब सिलेबस में। महाराणा प्रताप का मनोविज्ञान समझ लीजिए, जी। बच्चा मरेगा ही नहीं, बच्चा उनके स्ट्रगल को देखेगा। राणा सांगा की मनोविज्ञान को समझ लीजिए। मतलब आप ये देखिए कि इतिहास को हम यदि पूरा पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के मनोविज्ञान को समझ लीजिए। जी। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को आप समझाइए, महाराणा प्रताप को बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उनके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। जरूरी नहीं कि मनोविज्ञान एक पर्टिकुलर विषय के रूप में स्थापित किया जाए। हमें इन जितने भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हमारे जितने भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, चाहे हमारे पुराने टाइम में माताओं की जो भूमिका थी, जो संस्कार उन्होंने दिए, यदि हम इन सब को बच्चों को साइकोलॉजी से जोड़ के यदि पढ़ा देते हैं तो वहीं से बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब हो क्या रहा है कि टीचर भी क्या काम कर रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो उसमें जो व्यवहारिक एस्पेक्ट था वो नहीं समझा पा रहे। मुझे याद है कि जब मैं 11th और 12th में था गवर्नमेंट स्कूल में, तो हमारे पॉलिटिकल के एक टीचर थे, वो बैठे बैठे किताब पे जो चैप्टर था उसको पढ़ाने के बजाय वो प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ाते थे। वही साइकोलॉजी था। व्यवहारिक मनोविज्ञान जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, आपका कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, उसके पीछे का व्यवहारिक एस्पेक्ट जब तक अपन बच्चे को नहीं समझाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि बड़ी क्रांति नहीं आएगी और ये हमें एजुकेशन में लाने की जरूरत है। व्यवहारिक प्रैक्टिकल अप्लाइड साइकोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए, वो किसी भी विषय में हो। तो ये यदि ऐसा किया जाता है तो बच्चे अपने आप कहीं ये प्रॉब्लम से नहीं आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो आप में अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट का सम्मान करने का गुण आता है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे सबसे पुराने मोटिवेशनल गुरु जामवंत थे, जिन्होंने हनुमान को ऐसा मोटिवेट किया कि वो 7 समंदर पार चले गए। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हमारे पास में हमारे पुराने ग्रंथ ऐसे हैं, अगर उन्हें हम ढंग से पढ़ें तो मनोविज्ञान को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सर, इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि ये अनिवार्य जरूर कर देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, कोई किस रूप में लेगा अलग चीज़ है। भगवत गीता जी का व्यवहारिक जो रूप है वो हर बच्चे को पढ़ाया जाना जरूरी है। यदि भगवत गीता को हमने पढ़ा दिया ना, इसको धार्मिक ग्रंथ तो हमने मान्यता दी थी, धार्मिक ग्रंथ से बहुत ऊपर है। ये मनोविज्ञान है रियल में। यदि भारत में मनोविज्ञान का जनक यदि किसी को कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। ये क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ तो मुझे पता है इस चीज का। वहां उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो आत्मचेतना है, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल है, चाहे सेल्फ मोटिवेशन है, चाहे वो समानुभूति है, एम्पैथी है और सोशल स्किल है, पांचों का ज्ञान आपको गीता में मिलता है। जी, बच्चा हारेगा नहीं, वो अपनी योग्यताओं क्षमताओं को जान गया। अर्जुन नहीं जान रहा था, श्री कृष्ण ने एहसास करवाया कि तुम कौन हो। नंबर 2, आत्मनियंत्रण। जब अर्जुन ने देखा कि मेरे ही अपने लोग हैं जो मुझे मेरे सामने खड़े हैं और अपने से कंट्रोल खोता जा रहा था, उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और ये कौन है। समझ रहे हो आप? ये पूरा कर्तव्य का भी ज्ञान दे दिया, सेल्फ कंट्रोल का भी ज्ञान दे दिया, इमोशंस को कैसे परिवर्तित करना भी ज्ञान दे दिया, सेल्फ मोटिवेशन कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़नी है। ये सेल्फ मोटिवेशन का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया। समानुभूति, हमें उसके दुख दर्द में जरूर शामिल होना चाहिए जो उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसको गले लगा लेना। और श्री कृष्ण ने ये सबसे बड़ी थेरेपी दी थी, गले लगाने वाली म्यूजिक की थेरेपी, संगीत की थेरेपी दी कि स्ट्रेस जिंदगी में आएगा ही नहीं और जीवन को हंसते हुए कैसे जिया जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पढ़ाया। सामाजिक कौशल में समस्याओं का समाधान, कम्युनिकेशन, आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाएं, हंसते हुए हर चीज़ का जवाब देना। तो ये मेरा बहुत बड़ा सुझाव है कि हम ये बात पहुंचाएं, भगवत गीता को व्यवहारिक रूप यदि हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो मैं कहता हूँ आपने सबसे बड़ा मनोविज्ञान पढ़ा दिया, जीने का सलीका आपने बच्चों को सिखा दिया, यदि गीता का यदि वास्तविक ज्ञान दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं हम आप जैसे लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, जिससे खासकर ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आए जो असल में आज के बच्चों को ज़रूरत है। क्योंकि इस समय का जो बच्चा है, वो जो जनरेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो रही है, बिल्कुल अलग होती जा रही है। मैं जैसे कि हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहता हूँ, अभी बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बच्चा डाउनलोड हो रहा है। और उस डाउनलोड हुए बच्चे के लिए हमारे टीचर्स के जो लैपटॉप रूपी दिमाग है, उसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि उसे डाउनलोड करके उसकी फाइल को कन्वर्ट करके वापस समाज में अपलोड कर सके, तब ही जाकर ये बच्चे समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। धीर सिंह जी, ये बात तो चलिए यहाँ तक हुई। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे मनोविज्ञान, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिन्हें सब्जेक्ट को पढ़कर नंबर लाना है,
उनके लिए आप किस तरह से तैयारी उन्हें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आप किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। मनोविज्ञान को पढ़कर यदि आपको बेहतरीन नंबर लाने हैं जी, या बेहतरीन बनना भी है, तो मैं दोनों चीज़ें क्लास के रूम के माध्यम से बताता हूँ, और वैसे सभी के लिए है ये। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है सर, जिसको आपको मानचित्रण करना पड़ता है, आप अपने आप को वहाँ सोचना पड़ता है। ये ऐसे कोई अदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आपने रट लिया और उसको आपका प्रेजेंट कर दिया। जी, यहाँ पूरा अप्लाइड आता है कि एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ गई, आप एज ए विद्यार्थी क्या करेंगे, एज ए शिक्षक आप क्या करेंगे। तो जब भी हम साइकोलॉजी को पढ़ें तो उसका प्रतिबिंब बनाएं, उसको अपने आप को वहाँ रख के सोचें कि मैं होता तो क्या करता। जी, समझ रहे हैं आप? यदि इमेजिनेशन पावर के साथ साइकोलॉजी को पढ़ा जाता है, और पढ़ने के साथ साथ ये देखिए कि 5% कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जी, उनका अपन साथ में अभ्यास करें। और कम से कम ये ज़रूर करें कि पढ़ने के बाद जो है वो अपन 2-3 तकनीक मैं बताऊंगा, इसमें मैं हमेशा बोलता भी हूँ क्लास में। आज हर बच्चे के लिए है, साइकोलॉजी नहीं हर विषय में भी। पोमोडोरो एक तकनीक है सर, जी, ये बहुत ज़रूरी है। पोमोडोरो का मतलब होता है कि अपने 40 मिनट पढ़ा, 5 मिनट उस चीज़ का आप मनन करें। ठीक है। जो हमारी पुरानी गुरुकुल शिक्षा थी उसका बड़ा पार्ट था, जी, हमने उसको छोड़ के बहुत नुकसान किया है। वहाँ से हम पूरा मनोविज्ञान था वहाँ पे। तो वो पोमोडोरो तकनीक का अपन यूज कर सकते हैं। अपन सेल्फ टॉक, ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अपने आप से बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्च कर रहा है, वहाँ से ले रहा है। अपने आप से बात करेगा, मनोविज्ञान में उतना ही बेहतर बनता जाएगा। इनर स्पीच जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनको अप्लाई करना चाहिए, तो वो साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकता है। सबका मनोविज्ञान अलग है, सबकी मानसिक स्थिति अलग होती है, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं, सब लोग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। परंतु क्या होता है जब वो भीड़ में होते हैं और भीड़ का जो मनोविज्ञान होता है वो अचानक से सिर्फ एक ही दिशा में काम करने लगता है? सही बात है आपने। इसको समूह मनोविज्ञान बोलते हैं। जी, और ये अपन इतिहास की कोई भी घटना से उठा के देख सकते हैं। 10 व्यक्ति हैं और 10 में से 7 ने कहा कि यार लो वहाँ चलते हैं। हुँ, तो 3 जो जिनका विवेक प्रयोग कर रहा था वो कह रहे थे नहीं, लेकिन धीरे वो 7 का जो मत है वो उन 3 का मत भी बन जाएगा और वो भीड़ के साथ शामिल हो जाते हैं। इसलिए भीड़ में अपन कहते हैं विवेक नहीं होता है, चिंतन नहीं होता है। वो अपने आसपास कैसे लोग हैं, हम धीरे धीरे वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा सच है। इसलिए मनोविज्ञान ये कहता है कि इन्वायरमेंट सबसे पावरफुल होना चाहिए। आपका इन्वायरमेंट यदि पास में एक नेगेटिव बिंदु है तो आपका उस नेगेटिव पे ध्यान जाएगा। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति सर क्या होती है, वो सकारात्मकता से कम प्रभावित होता है, नकारात्मकता से ज़्यादा प्रभावित जी, होता है। आप देखना कई बार, आप इस पे मीडिया से जुड़े हुए हैं आप, जी, जिसकी टेग आती है कि खतरनाक वाला दिखाया जाता है, इसके आगे क्या, जी, तो उसको वीडियो को बहुत देखते हैं लोग। और एक जैसे आप कई बार मैं आपके देखता हूँ तो उसमें आप किसान पे बात करते हैं, उनको इतने लोग नहीं देखेंगे जी, क्योंकि वो पॉजिटिव अप्रोच है। जी, और वो एक नेगेटिव अप्रोच है, उसको सब लोग देखेंगे, इसमें क्या होगा आगे, इसके बाद क्या होगा आगे। तो वो नेगेटिव अप्रोच हमें मनुष्य के स्वभाव को आकर्षित करता है। तो हमें कहीं ना कहीं समूह मनोविज्ञान ये कहता है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ो जो बेहद सकारात्मक हैं, जो हमेशा सृजनात्मकता की बात करते हैं, रचनात्मक चिंतन की बात करते हैं, जो आत्मनिर्माण की बात करते हैं, जो आत्म सुधार की बात करते हैं, जो आत्म मूल्यांकन की बात करते हैं। तो वो आप धीरे धीरे वैसा ही बनना शुरू हो जाओगे। और यदि आप एक नेगेटिव समूह में बन गए तो धीरे धीरे वो समूह जो है आपको ले जाएगा। अभी एक घटना हुई हमारे कि 9 बच्चे डूब के मर गए, 7 जी, बच्चे डूब के मर गए। जी। हो सकता है उसमें एक बच्चे ने कहा हो कि चलते हैं, 2 ने कहा, 3 ने कहा, और हो सकता है 2 बच्चे उसमें नहीं चाहते थे, फिर भी उनके साथ चले गए। तो ऐसी बहुत सारी बुरी घटनाएं होती हैं, वो समूह मनोविज्ञान की वजह से होती हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि हमारा आसपास का समूह कैसा है, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, विचार करते हैं, धीरे धीरे आप वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। 27 किताबें आपने लिखी हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड हैं, क्या हैं वो? वो प्रतियोगी परीक्षा से रिलेवेंट ही है लगभग, जी, जितनी भी किताबें लिखी हैं। अब मेरा एक विचार ज़रूर है कि एक बच्चों के लिए हार के मनोविज्ञान के ऊपर एक किताब मैं लिख रहा हूँ, मोटिवेशनल बुक होगी। बाकी ये जो 27 किताबें लिखी हैं वो कम्प्लीटली कॉम्पिटिशन बेस्ड हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, टीचर वैकेंसी हैं, उनसे रिलेवेंट है कि वहाँ बच्चा सक्सेसफुल कैसे बने, तो उन पे कम्प्लीटली वो लिखी गई। चलिए, अब क्योंकि बात सफलता की, अचीवमेंट की, इन सब चीज़ों की बात है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे होते हैं, वो एक ऑडिटोरियम में लोगों को इकट्ठा करते हैं, पहाड़ चढ़ जाओ, तारे तोड़ लाओ, ये सब सारी बातें करते हैं। उसमें से अपने टिकट लेके आते हैं, लोग कितने मोटिवेट होते हैं वो बात की बात है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट किस तरह से किया जाए, किस तरीके से अपना एक आइडियल मैन चुना जाए, किस तरीके से अपने लक्ष्य को निर्धारित किया जाए और उसके लिए मोटिवेशन अपने आप को बच्चा कर सकता है? ये सही है, आज सोशल मीडिया की उपस्थिति बढ़ी है, तकनीक बढ़ी है,
तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हो गए जी। और हर कोई मोटिवेशन दे रहा है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि आज के समय में एक वर्ड मैं बहुत यूज करता हूँ, सूचना उपवास। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्यों अत्यधिक सूचनाएं जो है ना वो आपको बहुत भ्रमित करती हैं। बच्चा आज इनका सेशन सुन के आ रहा है, वहाँ से मोटिवेट होके आया, उसने सोचा कि मैं ऐसे करूँगा, फिर उसने यूट्यूब पे देखा, एक दूसरा सेशन आया, उसने कहा कि ऐसा नहीं ऐसे कर लो, फिर तीसरा देखा तो उसने कहा नहीं ये चीज़ गलत है, ये तकनीक ज़्यादा बेटर है, उसने कर लिया, तो भ्रमित ज़्यादा हो गया। तो इसलिए सूचना उपवास ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब तक आप अंदर की चीज़ों से चीज़ों को जोड़ोगे नहीं ना। जी। अब मेरी आवश्यकता ये थी कि मुझे पता था कि मेरे हालात इतने ख़राब थे, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो मुझे पता था कि यदि बना नहीं ना तो कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। मेरे साथी ने मेरे को मोटरसाइकिल देने से मना कर दिया, तो उस दिन मेरे दिमाग में लगा कि यदि मुझे अपनी लाइफ में मोटरसाइकिल लेनी है तो मैं मोटिवेशन वीडियो सुनकर तो ज़िंदगी नहीं बना सकता। बिल्कुल। मेरी आवश्यकता इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए, और सपनों को निश्चित रूप से सर व्यक्त करना चाहिए। सपनों को दबाओ मत, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हर बच्चे को ही बोलता हूँ, दबाओ मत सपने को। जितना उसको आप मुखर आवाज़ दोगे ना, वो आपको मोटिवेट करने लग जाएगा। आपका सपना ही आपको मोटिवेट कर सकता है, आपकी आवश्यकता आपको मोटिवेट कर सकती है, आपके मम्मी पापा की स्थिति आपको मोटिवेट कर सकती है, आपका अपमान और तिरस्कार आपको मोटिवेट कर सकता है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जिस क्लास में बैठा था, मुझे अलग बैठाया जाता था, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। मेरे एक टीचर ने कहा कि तू बन नहीं सकता, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। मैं जब एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था तो उस समय किसी ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी पढ़ा सकता, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। मतलब ये चीज़ें जो आपको चुभाई जाती हैं, जी। जो आपकी असफलताएं हैं, जो आपकी खामियां हैं, वो मुझे लगता है कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। जब उससे चीज़ों को जोड़ लोगे, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी गरीबी सबसे बड़ा मोटिवेशन है, आपके मम्मी पापा के वो खून के आंसू। मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि एक मम्मी होती है, सुबह 4 बजे उसकी आँख क्यों खुल जाती हैं बताएं सर? हम कहते हैं कि मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, वो 4 बजे उसकी आँख खुल जाती है, वो घर की सफाई करती है, वो टाइम पे टिफ़िन तैयार करती है, वो तुम जब आते हो स्कूल से तुम्हारा इंतज़ार करती है प्यासी आँखों से। वो तुम बीमार होते हो तो वो पूरी रात तुम्हारे ऊपर सर पे हाथ रख के सो जाती है। कहाँ से आया मम्मा के पास मोटिवेशन? कहाँ से उस पिता के पास मोटिवेशन आया कि अपनी फटी बनियान है और उसके जो छेद हैं वो उनको बदल नहीं रहा, उसी के साथ कि 1 महीने और चला लूँगा। उसके पास कहाँ से मोटिवेशन आया? जी। उन्होंने कोई वीडियो नहीं देखा। समझ रहे हो आप? वो अपने बच्चे से मोटिवेट हो रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा बनेगा, ये जब बड़ा बनेगा तो हम घूमने भी जाएंगे, फिर मेरे को उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नौकर होगा, वो हमें बैठे बैठे रूम में चाय ला के देगा। कितनी बड़ी बात है कि वो एक इमेज करके मोटिवेट होके जी रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। अरे उनको देख लो ना, उनकी नींद को देख लो ना, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा मेरे अनुसार। जी हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक धीर होता है, एक गंभीर होता है, जिस तरह से आप हैं, उस इंसान को बाहर निकालना है, सब्र रखना है और सब्र के साथ मेहनत करते हुए जाना है। सर इससे रिलेटेड एक अंतिम सवाल, नेक्स्ट चीज़ें हम अगले उसमें लेंगे। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन क्या मनोचिकित्सा से कुछ जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से कुछ जुड़ी हुई चीज़ है? हाँ, निश्चित रूप से सम्मोहन मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जिसका हमने पुराने टाइम में तो बहुत यूज किया है जी। और आज भी यूज किया जाता है कि हम कोई चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें, कोई भी चीज़ के बारे में विचार शुरू करना, तो वो धीरे धीरे वो आकर्षित करने लग जाता है। सर एक बहुत बड़ी किताब आपने भी पढ़ी होगी, द रहस्य, द सीक्रेट, जी। रोनाल्ड ब्रन की किताब, और वो हर बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए उसके सपनों को एक आवाज़ देने के लिए। आप जिंदगी में किसी एक विचार को लो और उस विचार के बारे में सोचना शुरू कर दो। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी एक बात लिखी थी कि जो फ्रेंच ओपन जिसने जीता, जी। गोफ ने, उसके सामने दुनिया की 1 नंबर की खिलाड़ी थी, बट उसने लगातार 8 बार अपने आप को बार बार उसने लगातार यही बोला, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, और वो जीत गई। समझ रहे हैं हम? सम्मोहन एक ऐसा विचार है कि हम किसी चीज़ के बारे में यदि गहराई से सोचने लग जाते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। और आपका अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल माइंड होता है हमारा। चेतन तो ये कि हम बात कर रहे हैं, अब ये जो बातें कर रहे हैं वो अचेतन मन में कोई बात चली गई तो वो अचेतन मन उस बात को बार बार रिपीट करता है, और वो आपके जीवन में ऐसी चीज़ें लाने लग जाएगा आपके आसपास, जो चीज़ें आपने सोची थी कि मुझे लाइफ में कभी ऐसे न्यूज़ चैनल में जाना है, मुझे ऐसे बैठना है, मुझे ऐसे बातें करनी है, मैं इस जगह पे रहूँगा, मैं एक दिन उनसे मुलाकात करूँगा। यदि वो विचार गहन रूप से आपके अचेतन मन ने ग्रहण कर लिया,
अचेतन मन की ताकत है कि वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा जिस व्यक्ति के बारे में आपका मिलना पॉसिबल नहीं था, वो एक दिन आपके सामने बैठ के चाय पी रहा होगा। ये मनोविज्ञान है और ये सच होता है। जी। जैसे अपन कहते हैं ना, सपने सच होते हैं, ये सच है। सम्मोहन भी एक ऐसी ताकत है जिसमें यदि किसी एक विचार के ऊपर आप गहन रूप से विचार किया जाए, धीरे धीरे उसको आप आकर्षित करने लग जाते हैं और आप धीरे धीरे वही चीज़ करने लग जाते हैं। ये सम्मोहन है, एक प्रकार से व्यवहारिक रूप बताया मैंने इसका। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, जो कि इस समय पर आपके मनोविज्ञान के साथ खेल रहा है, आपके मनोविज्ञान को समझ रहा है, और जो चीज़ आप जानना चाहते हो या एक बार जिस चीज़ पे थोड़ी देर आप रुक जाते हो, आपको सोशल मीडिया पर उसी तरह की पोस्ट एक के बाद एक लगातार आने लगती है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितना इसके साथ जुड़ा हुआ है? और यही जो अभी मैंने बात बोली, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एल्गोरिदम है हमारा जीवन पूरा। जी। जो मैंने कहा ना कि एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करो आपकी, मुझे क्रिकेट खिलाड़ी बनना है, या मैंने सोचा कि मुझे स्कूटी खरीदनी है, जी। और आपने स्कूटी के बारे में सोचा कि मुझे होंडा की लेनी है या हीरो की लेनी है, जिस स्कूटी के बारे में आपने सोचा, आप जैसे बाहर निकलोगे ऑफिस से नीचे निकल के, आपको उसी ब्रांड की स्कूटी जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। जबकि वो चल तो वही रही थी, लेकिन आपको क्यों दिख रही है? क्योंकि आपका मन जो है उनको आकर्षित कर रहा है और वही चीज आपके पास बार बार आ रही है। अब कैमरा वहाँ फोकस हो हाँ, कैमरा वहीं फोकस हो रहा है, वही चीजें हैं। आपने कोई भी एआई पे भी तो यही हो रहा है, आपने एक चीज डाली तो उस चीज से जुड़ी हुई सब चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। अब हम क्या है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, तो वो क्या है, उस नेगेटिव विचार को इतना बड़ा बना रहा है, तो अब क्या होगा, उसमें छोटी छोटी चीजें नेगेटिव आएंगी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसके क्या होगा, उससे जुड़ी हुई बाधाएं सामने लग जाएंगी। छोटा सा रूममेट से झगड़ा हो गया, ठीक है, फिर पीजी वाले से झगड़ा हो गया, फिर लाइब्रेरी में गया उससे झगड़ा हो गया, वो नकारात्मकता को इतना आकर्षित कर लिया कि वही चीजें तो उसको लगने लग जाएगा कि यार मेरी जिंदगी बड़ी बेकार है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। और यदि वही बच्चा एक पॉजिटिविटी को आकर्षित करे कि यार जीवन में मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लाइफ का पार्ट है, हमें तो बस इसको कला के रूप में देखना है, तो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना उनको एक पॉजिटिव रूप में देखना शुरू करेगा, तो वो पॉजिटिव बनने लग जाएंगे। तो गेम जो है ना वो आपके थॉट प्रोसेस है, आप जो विचार सोचते हो वही आपकी सब आदतें बन जाती हैं, वही आपका जीवन बन जाता है। पूरा एआई को आप साइकोलॉजी जोड़ सकते हैं, आपका मन जो है ना वो जिस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देगा वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। सर, यहाँ तक हुई बात, क्योंकि आप एक मनोविज्ञान लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मनोविज्ञान को अच्छे से समझते हैं, जो युवा आगे भारत का भविष्य बनने जा रहे हैं, उन युवाओं के साथ आप लगातार टच में हैं, और आजकल की जो घटनाएं, आजकल की जो खबरें हैं, जो आजकल लगातार अखबारों में आ रही हैं कि रिश्ते, अनैतिक रिश्ते और उनके कारण होने वाली हत्याएं, उनके कारण होने वाले कई ऐसी घटनाएं जिन्हें हम शायद पढ़कर सिहर उठते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को किस प्रकार से रेडी करना चाहिए? क्या उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नज़र आए तो उन पर ध्यान देने लगना चाहिए? जैसा कि आजकल एक मीम चल रहा है कि माँ ने छत से पंखा उतार दिया क्योंकि बच्चा आजकल कम हँसने लगा था। ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, लोग आत्महत्याएँ कर रहे हैं, एक-दूसरे की हत्याएँ कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर, मैं थोड़ा सा आपको अतीत की ओर लेके जाना चाहूँगा। इससे हमारे बीच में एक चीज़ और रोकना चाहूँगा मैं आपको। थोड़े दिन पहले आपने अखबार पढ़ा होगा कि एक मनोचिकित्सक ने आत्महत्या कर ली। हाँ, अलवर से थे वो। जी। ये बड़ी चीज़ है जो दुनिया को बताते हैं, जो दुनिया को मानसिक स्वास्थ्य की बातें बताते हैं, जो कई बच्चों को उन्होंने डिप्रेस्ड होने से बचाया, वो खुद अपने डिप्रेशन से इतने घिर गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप इसको पूरी कहानी को इस रूप में समझिएगा कि हम एक परिवार में सब रहते थे जी। और रहते नहीं थे, केवल फिजिकली नहीं रहते थे, हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी साथ रहते थे जी। हम सब बैठते थे, बातें करते थे, छोटा सा उत्सव को बड़ा उत्सव मनाया जाता था और इतना हंसते और खेलते थे कि पूरा बड़ा व्यक्ति भी छोटा बच्चा बन जाता था, छोटा बच्चा भी उनमें घुल मिल जाता था। तो जिंदगी में कभी एकाकीपन आया ही नहीं। जी। जब से सोशल मीडिया आया, जब से हमारे अंदर ये उत्कृष्टता की भाव आया कि मुझे भी ऐसा बनना है, हम खुश नहीं हैं। मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं कहता हूँ और क्या करूँ। ठीक है, मैंने सोशल मीडिया पे एक रील देखी, उसमें एक व्यक्ति को मैंने यूं बढ़ते हुए देखा कि उसने केवल यूट्यूब से एक रेंज रोवर ले ली है। तो जो दूसरा जो छोटा सा व्यक्ति है, घर की छोटी सी महिला है, वो किचन में खाना बनाती थी, उसको असंतुष्टि हो गई कि वो जब वो खाना बना के इतनी बड़ी गाड़ी ले सकती तो मैं क्यों नहीं ले सकती। और उसने उस रील्स के आधार पर अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, अपने पति की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, और वो अचानक से उस विचार में जीने लग गई। जबकि वो एक काल्पनिक है, जरूरी नहीं है, वो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन हमने उसको बड़ा बना लिया। सबसे बड़ा रीजन जो इसमें अपन ढूंढेंगे वो क्या है कि अपन सोशल मीडिया के आधार पे अपने जीवन का निर्धारण करने लग गए। हम हर चीज को स्किप कर रहे हैं।
हमें आदत पड़ गई रिमोट के माध्यम से कि चीज़ों को आगे निकालना। तो हम ये निकालना वर्तमान जीवन को कि अभी 2 साल मेरा बच्चों के साथ जीने का टाइम है, मेरी फैमिली के साथ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, उसको नहीं, हम उस हर चीज़ को कि मैं वहाँ पहुँचूँ और मैं कैसे पहुँचूँ। मतलब मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे सपनों की भूख होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि सपनों की भूख, लेकिन सपनों की भूख किसी का कत्ल करके, किसी रिश्ते को तोड़ के यदि आपके सपनों की भूख है, तो वो गलत है। तो कहीं न कहीं हमें समझना ही पड़ेगा कि सबके पीछे जो रीज़न है, वो है हमारा एकाकी जीवन। हम अकेले हो गए हैं, हमारी लाइफ में दोस्त नहीं हैं अच्छे, हमारी लाइफ में फैमिली नहीं है, जिनके साथ हम बैठ के पूरा अच्छे से वार्तालाप करें। और जब ये चीज़ें नहीं होंगी, तब आपको ऐसे केस देखने को मिलते हैं। पहले भारत में सुसाइड होते थे क्या? नहीं होते थे। कोई पागल व्यक्ति होता था, कुएं में कूद जाता था, लेकिन सुसाइड नहीं होते थे, हत्याएं नहीं होती थी। महिला को हमने हमेशा इस रूप में देखा, सौम्य सरल, और महिला का व्यक्तित्व, चरित्र इतना सौम्य सरल होता है कि वो गलत कदम उठाती नहीं थी, क्योंकि वो रियल में जीती थी उस परिवार के उस ढांचे में। लेकिन आज आप ये देखिए, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ महिलाएं सबसे अधिक यूज कर रही हैं, और जब वो दूसरी महिला को कंपेयर करके देखती है कि वो बहुत आगे पहुँच गई, तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकती, जबकि उसे नहीं पता कि ये एक यात्रा है, इसमें आपको पढ़ाई करके, बिजनेस करके भी आप पहुँच सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ को दबाकर और आप फिर दूसरी चीज़ पे पहुँच नहीं सकते। ये चीज़ें स्टेप वाइज होती हैं, जिसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी भूमिका इसमें ये होगी कि हमें परिवार के ढांचे पे ध्यान देना पड़ेगा। वापस से वो परंपराएं जो हमने स्थापित की थी, वो स्थापित करनी पड़ेंगी, जहाँ हंसी और खुशी का माहौल बनता था, जहाँ सब एक दूसरे की बातें, अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे। आज प्रॉब्लम से शेयर नहीं हो रही हैं। हम किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ फेसबुक पे हमारी मित्रता हुई, इंस्टाग्राम पे मित्रता हुई, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त बन के भूमिका निभाएगा, और जो तुम्हारे बगल में बैठा है, तुम उसको छोड़ के और तीसरे से उम्मीद कर रहे हो कि वहाँ से मैं बहुत बेटर कुछ सहायता ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो आप सोच के देखिए, वो रिश्ता काम आएगा क्या? वो तो अल्पकालिक हैं, वो तो वर्चुअल हैं। जो हमारा रियल में जिसके साथ हमारा लगाव होना चाहिए था, तो भावनात्मक लगाव हमारा कम होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। अलवर के डॉक्टर साहब ने जो सुसाइड किया, उसका रीजन था परिवार साथ नहीं था जी। परिवार में स्ट्रेस था, और जिस परिवार में, अपने एक कहावत बोलते हैं पुराने लोग, जिस घर में क्लेश होता है वहाँ हादसे होते हैं। घर का एनवायरनमेंट जब हेल्दी नहीं होगा, घर में सब हंसते खिलखिलाते चेहरे नहीं रहेंगे, तो आप मान के चलना, मैं तो आपको बोलता हूं कि आप जितने भी सुसाइड होते हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं, जितने भी केस आ रहे हैं, अभी मुस्कान रहे, जितने भी आ रहे हैं, आप उनकी 6 महीने का आप एक रिसर्च कीजिए। उस घर में बात होना बंद हो जाती है। उस घर में एक चेहरे पे तनाव होता है, 2 चेहरे खुश हैं, लेकिन एक चेहरे पे तनाव होता है। जहां भी आपको तनावग्रस्त चेहरा दिखेगा, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ हादसा होगा। तो हमें ढूंढना वहां पड़ेगा। भावनात्मकता जब तक रिश्तों में गहराई नहीं आएगी, तब तक इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है, और ये परिवार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हमें इसको फेंकना पड़ेगा। इसका एक दिन, जो मैंने कहा, सूचना का उपवास करना पड़ेगा कि नो मोबाइल डे घर में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही तो कह ये रहे हैं। बहुत जरूरी। तनाव के उन क्षणों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप खुलकर कुछ कह सकें। तनाव के उन क्षणों में कम से कम एक कंधा ऐसा होना चाहिए जो जिसके कंधे पर आप सर रख सकें, या कोई एक हाथ ऐसा होना चाहिए जो आपके कंधे पर हाथ रख के कह सके कि चल छोड़, चाय पीने चलते हैं। जी हाँ, ये इस तरह के दोस्त होना, इस तरह के साथी होना, इस तरह के हमराज होना, इस तरह के हमसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, और यही मनोविज्ञान है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने लंबी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए, जी हाँ, सक्सेस मंत्रा हर बार आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो कि आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करनी है, किस प्रकार से आपको अपने टेम्पर को मजबूत रखना है, किस प्रकार से अंतिम क्षणों में, जो अंतिम क्षण होते हैं परीक्षा के आसपास के, उस समय पे अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जीतता वही है जिसने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।